सो हमने रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे, 5 लेक्चर्स रोटेशन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटेशन पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने डिफरेंट टाइप से रोटेशन का सॉल्विंग हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर में। उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट था रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने बताया था ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, पूरा मास कंसिडर करके फोर्स के लिए कैलकुलेशन आता है, वैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर कितना है, वही बन जाता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा। फिर उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सीखी, जैसे स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई सी भी एक्सिस से निकालो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, वही ml²/12। उसके बाद फिर हमने कुछ नई नई थ्योरम्स भी देखी कि किस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास वाले को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कंपोजिट सिस्टम देखा। कंपोजिट सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम पॉसिबल है, मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद हमने टू मास सिस्टम की बात की थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो था। टू मास सिस्टम अगर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहा है तो उसका आय। फिर हमने आय रेसिडुअल भी सीख लिया था। आय रेसिडुअल कैसे निकाल सकते हैं। आय रेसिडुअल में फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात भी देख ली थी कि अगर कभी सिमेट्री मिल रही है लेकिन हमें पूछा एक रैंडम एक्सिस के अबाउट है, तो उसके अबाउट सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम सिमेट्री वाला केस सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो हम इसके अबाउट फाइंड करेंगे और फिर शिफ्ट कर देंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक स्क्वायर प्लेट से 4 सर्कल्स रिमूव कर दिए। ओके, एक स्क्वायर प्लेट से 4 सर्कल्स रिमूव कर दिए हैं और उसका हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ओके, हमें ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए। लेट्स से परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। ये एक्सिस क्या है, ये टिल्ट बनाने का पर्पस क्या है कि ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इससे फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबका इसके अबाउट शिफ्टिंग नहीं लगाना चाहिए, नहीं, किसके अबाउट करना चाहिए, सिमेट्रिकल एक्सिस। क्लियर। सो अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो सॉल्व आय अबाउट विच द सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है तो इसके अबाउट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके अबाउट डायरेक्टली हो जाएगा फुल प्लेट का माइनस 4 टाइम्स ऑफ आय, ये जो डिस्क रिमूव हुई है डिस्क का, ये आ जाएगा। और बाद में फिर हम L/√2 की शिफ्टिंग लगा देंगे। समझ आया क्या क्राइटेरिया सबको। यार बताएं। यस सर। हाँ, Yes. यस सर। ओके ओके गुड। तो ये थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। ओके, फिर हमने देखा था एनुलर ऑब्जेक्ट। ओके, एनुलर ऑब्जेक्ट देखें। एनुलर ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था एनुलर ऑब्जेक्ट। देखें एनुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, मैं फिर से एनुलर ऑब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप फिर से देखें। एनुलर ऑब्जेक्ट और रिमूवल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है पहले वो समझना पड़ेगा। रिमूवल सिस्टम क्या है, रिमूवल सिस्टम होता है, सपोज ये पूरा सिस्टम था, आपको इसका मास दिए था m, अब आपको इस m में से छोटा सा पीस हटा दिया। क्लियर। तो ये बचा पूरा सिस्टम और ये हमारा रिमूव, ये रिमेनिंग वाला पार्ट हुआ। तो अभी पॉइंट ये कि ये जो रिमेनिंग सिस्टम है इसका मास क्या हो जाएगा, अगर मैंने छोटे वाले का स्मॉल m मान लिया तो ये हो जाएगा m माइनस स्मॉल m। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या किया करते हैं, हम पूरे में से m माइनस करके ऐसे सॉल्व कर दिया करते हैं। बट एनुलर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि एनुलर मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ऑलरेडी उसी का मास दिया होता है।
तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसका मतलब टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास m प्लस m हो जाएगा। ये बात समझ में आया? एनुलर ऑब्जेक्ट में रिमेनिंग का जो है मास दिया होता है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो हम पहले टोटल का m कंसिडर करते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिमेनिंग का ही मास m है। तो टोटल का क्या हो जाएगा? वो छोटा सा डिस्क हमें ऐड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही दिखा रहा हूँ कि लेट्स से एक एनुलर डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है? आउटर रेडियस r1 और इनर रेडियस r2 और मास दिया है m। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो m है वो पूरे का मास नहीं है, वो सिर्फ ये मास है, सिर्फ इसका आउटर वाले का मास दिया हुआ है क्या? m। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम निकालते थे I1 माइनस I2 और क्या करते थे टोटल माइनस स्मॉल m, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल M है वो टोटल मास है ही नहीं। एक्चुअली टोटल मास क्या है? टोटल मास क्या है? m प्लस स्मॉल m। हाँ, तो हमें इस तरीके से m प्लस स्मॉल m से स्मॉल m हटाना पड़ेगा। अब गलती देखना इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्मॉल m फाइंड करने में। पहले क्या हुआ करता था m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू आवर रिक्वायर्ड एरिया, ये हम स्मॉल m निकालते थे। बट अभी देखो ये जो कैपिटल M है ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? बाहर वाले पार्ट में, मतलब ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब मुझे इस यूनिट एरिया चाहिए तो मैं इस पार्ट का ही एरिया डिवाइड करूंगा ना सिर्फ। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसमें डिवाइड क्या किया है? पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने m को डिवाइड किया इनटू हमारा रिक्वायर्ड एरिया पाई r2 स्क्वायर कर दिया। अब हमने सॉल्व कर दिया इसे। सॉल्व करके हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, हमें पता है कि ये एनुलर ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। अगर ये एनुलर नहीं होता, अगर एनुलर नहीं होता तो यूजुअली आंसर क्या आता? यूजुअली आंसर आता बाहर की रेडियस कितनी है r1 और इनर रेडियस r2। तो क्या आता आंसर? mr स्क्वायर होता है, बट r1 माइनस r2 का स्क्वायर आता ना। पूरी वाली डिस्क से छोटी वाली डिस्क हटाते तो कुछ इस माइनस वाली रेंज में आता ना, बट देखो आंसर में क्या आ रहा है? प्लस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हमें याद रख लेना चाहिए कि एनुलर के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। यार क्लियर है सबको? यार ये समझ आया सबको एनुलर के केस को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई बहुत बड़ा सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ मिस्टेक हो सकती है वो ये वाली कि मास किस में कंसिडर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। बता यार, समझ आया एनुलर वाला पार्ट सबको? यस सर। यस ओके सर। ओके गुड। तो रोटेशन का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें तीनों के रिलेशन पे चलना स्टार्ट करना है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरे पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सपोज ये एच शेप है, ये रॉड्स हैं। अब मैं इसका ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ। ये मैंने टिल्टेड एक्सिस बनाया, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो अब इसका बताना स्टार्ट करो जल्दी से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। सो बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियर? अब 1 का क्या होगा? ml square by 12 ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 का क्या होगा? ml square by 3 ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 का क्या होगा? 13 ml स्क्वायर। आराम से
क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ शिफ्ट मास करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस कितनी शिफ्ट करनी है? ml स्क्वायर ml स्क्वायर। ओके गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अबाउट। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक्सिस बदल रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं एक्सिस इज इन द प्लेन, इन द प्लेन। इसके अबाउट बताना है। चले बताए, इसके अबाउट I1 कितना होगा? 0 0। I2 कितना होगा? ml स्क्वायर 3 ठीक है। I2 I3 0 प्लस ml सेम स्क्वायर 0 प्लस ml 0 प्लस ml स्क्वायर। वेरी गुड यार, एक्सपेक्टेड नहीं था यार तुम लोग को समझ आ गया इतना, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्सिस इसकी सेंटर ऑफ मास वाली होगी, इसके अबाउट तो क्या हो जाएगा इसका? 0, और इतनी हमें शिफ्ट करानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये देखना है कि किस एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली। सेंटर ऑफ मास के बाद अबाउट कई चीजें हो सकती हैं, जैसे परपेंडिकुलर वाले के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा था, लेकिन ये पूरा बीच में से ही पास हो रही है, इसके अबाउट 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत टाइप हो सकता है। आप जितना बुक में से प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना होता जाएगा आपको सॉल्विंग, उसमें इश्यूज नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं, अब देखो मैं नोट्स में नहीं लिखा रहा हूँ ये चीज, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको ही थोड़ा सा समझ आना चाहिए। क्या दो केसेस हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट का अगर मास इक्वल है या फिर इक्वल डेंसिटी है, तो उसमें क्या चीजें काम आती हैं? इक्वल मास और इक्वल डेंसिटी में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो सपोज दो मैं स्फीयर ले लेता हूँ, दो स्फीयर है जिनका मास क्या इक्वल है बट रेडियस उनकी अलग अलग है। सो लेट्स से ये R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है। तो यार अगर दोनों के मास इक्वल है और मुझे I का रेशियो चाहिए, तो दोनों में R का ही रेशियो होगा ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर मास मुझे पता है, लाइक m1 इज इक्वल टू m2 पता है, तो मुझे मास को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो 4/3 वॉल्यूम क्यूब, यस। और ये हो गया डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब। तो यार अब देखो R1 और R2 में आपको रिलेशन निकालना है, तो कौन बताएगा R1 R2 में रिलेशन? डेंसिटी, ठीक है। ρ1/ρ2, ये 4/3 पाई कैंसिल, उसका क्यूब रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा R1 R2 का रिलेशन। और I1/I2 चाहिए अगर, सो वो होगा, सब कुछ कैंसिल आउट होगा, m भी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचेगा? R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इक्वल डेंसिटी दिए होता तो डेंसिटी इक्वल करते हैं, डेंसिटी क्या होता? मास ओवर वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम, तो लिख देते वॉल्यूम। तो यहाँ से R1 और R2 आता, R1 R2 का रिलेशन पक्का दिए होता तो क्या निकाल लेते? m का रिलेशन आ जाता। m का रिलेशन आ जाता तो दो चीजें होती, m1/m2 भी लिखते हैं और R1/R2 भी लिखते हैं। जो नंबर होगा, जैसे 2/5 होता है स्फीयर का, वो तो कट हो जाएगा ना दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके के दो टाइप के क्वेश्चंस और भी मिल सकते हैं, प्रैक्टिस शीट में रहेंगे। जब मैं प्रैक्टिस शीट को डिस्कस करूंगा कल, तो जो भी डाउट रहेंगे मैं उसमें एक बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और टेस्ट में भी ये सेक्शन आने वाला है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे मैंने बात की थी कि रोटेशन दो टाइप की है, अभी बीच बीच में कभी कभी बुक में क्वेश्चन आ जाता है व्हील मूव होने वाला। तो व्हील मूव होने वाला, इसमें खास बात क्या है कि ये पूरा व्हील आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये जिस पोजीशन के अबाउट रोटेट हो रहा है वो एक्सिस भी तो आगे जा रही है ना। तो इस टाइप के रोटेशन को क्या बोलते हैं? मूविंग एक्सिस रोटेशन। ठीक, जिसमें क्या हो रहा है, जो एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जैसे ये सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, वो भी तो आगे जा रहा है ना। वो हम नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। मतलब इसको, रॉड को इसके अबाउट फिक्स कर दिया, तो क्या होगा? अब ये रॉड ऐसे आगे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती। ये रॉड कैसे जाएगी फिर? इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होगी, समझा? हाँ, तो हम पूरा जो रोटेशन है वो दो पार्ट में फील करके सॉल्व करके करेंगे। तो पहला पार्ट उसका है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट है
फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। पहले हम सीखेंगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, समझे? फिक्स्ड एक्सिस मतलब उसकी एक्सिस फिक्स रहेगी। अब इसमें देखो काम की बात क्या आएगी। सपोज ये एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ओके और इसे इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है और मैं इसे रोटेट कर रहा हूं। यार रोटेट करना मतलब सर्कुलर मोशन आ ही जाएगी। क्या आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या है? एंगुलर स्पीड। तो रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन आपकी आने ही वाली है। अच्छा, अगर आपने इसे एंगुलर स्पीड दी है तो इसके पार्टिकल से पूछते हैं उनको क्या फील होने वाला है। लेट से यहाँ पर एक पार्टिकल था m1, यहाँ पर एक पार्टिकल था m2। देखिए दोनों को क्या फील होगा। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराऊंगा तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस क्या है? r1। ओके, और ये सेकंड वाले की डिस्टेंस क्या है? r2। अब बताओ दोनों में काम की बात क्या होगी? हर एक पार्टिकल एक सर्किल के बाद घूम के वहीं पर आ जाएगा ना। ये बात सबको समझ आई कि नहीं? हर एक पार्टिकल घूम के वहीं पर आ जाने वाला है एक राउंड के बाद। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ऑल द particles will have same angular speed as of object। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? यार ये चीज क्लियर है ना कि अगर हमने एक रॉड है उस रॉड को घुमाया, ठीक है, तो यार रॉड को घुमाएंगे तो एक सर्कल के बाद रॉड वापस से यहाँ आ जाएगी। तो यार इसके हर एक पार्टिकल को भी तो वापस से आना पड़ेगा ना। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो सबका क्या सेम होता है? रोटेशनल मोशन में क्या सेम रहता है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा। सबकी सेम होती है। बट इस छोटे वाले को देखना जो पास में है, इसने सर्किल कर लिया इतना छोटा, तो देखो इसने सर्किल बनाया इतना छोटा सेम टाइम पे, एक दूसरा पार्टिकल है जिसने इतना बड़ा बनाया, एक अगला पार्टिकल है जिसने इतना बड़ा बनाया। स्पीड का क्या लगता है? स्पीड कैसी होगी इनकी? अगर तीनों को सेम टाइम पे कंप्लीट करना है तो बाहर वाले की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। Yes. हाँ, तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है कि अगर ये है और सेम टाइम पे कंप्लीट करना है, लेट्स से ये m1 है और इसे सेम टाइम पे कंप्लीट करना है m2 को, तो ये हुआ m1 और ये हुआ m2। अगर दोनों को सेम टाइम पे कंप्लीट करना है तो ये गारंटी है कि इसकी जो स्पीड होगी लेट्स से v1, इसकी स्पीड होगी v2। v2 पक्का ज्यादा होगा किससे? V1 से। v1 से होना ही पड़ेगा। ठीक, तो हमें सर्कुलर मोशन लगानी है, ऐसा कुछ नहीं लगाना। हमें काम की बात क्या पता है कि जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये सब लाइकवाइज किसके जैसे होंगे? ओमेगा ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम को जो ओमेगा देंगे वही ओमेगा से सब लोग मूव करेंगे, लेकिन उन सबका स्पीड सेम नहीं होगा। क्लियर? v1 is not equal to v2 is not equal to v3 और not equal to any other। So इसका मतलब ये है कि v system is not a correct representation for rotational motion। रोटेशन में v सिस्टम क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। v सिस्टम का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। v सिस्टम का हमारे पास कुछ काम नहीं है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में हमने ये चीज पढ़ी ही है। ये जो हमने यहाँ पर देखा है, क्या v कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू
W upon R. R omega से. So from circular motion अगर हमें कभी भी किसी भी पॉइंट का स्पीड चाहिए होगा, स्पीड एट एनी पॉइंट, स्पीड एट एनी पॉइंट, तो फिर वो कैसे निकालेंगे? वो बड़े सिंपल वे पे निकाल सकते हैं. क्या V1 चाहिए तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू ओमेगा. V2 चाहिए किसी पॉइंट की, तो बस आपको डिस्टेंस चाहिए, ओमेगा तो सबका सेम रहने वाला है. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें V निकाल सकते हैं. एक और चीज, फोर्सेस वगैरह इन सब की भी बातें हो सकती हैं. देख लें, एक्सेलरेशन वगैरह की भी बातें हो सकती हैं. तो सर्कुलर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो हो गया था ओमेगा पढ़ा हमने, ये ओमेगा है. ओमेगा के साथ क्या पढ़ा? एक अल्फा. हाँ, उसके साथ में ओमेगा के साथ में हमने एक V पढ़ा, यहाँ पर V. इन दोनों के साथ साथ एक एक्सेलरेशन भी पढ़ा. इस तरफ कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल. और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल. वो सब भी इस चैप्टर में काम आएंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि रोटेशन मतलब ये चीज समझ लेना है कि ये सारे काम आएंगे ही आएंगे. जो चीजें हमने सर्कुलर में पढ़ी हैं वो सारी चीजें काम आएंगी ही. तो देख लेते हैं सर्कुलर में क्या पढ़ा है. सर्कुलर में नेट फोर्स कैसे निकालते थे? F नेट F centripetal is equal to रूट ऑफ F सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस F टेंजेंशियल का स्क्वायर. टेंजेंट का. ठीक है, और सेंट्रीपिटल कैसे निकालते थे? mv स्क्वायर बाई r. अब ये बताओ, क्या यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r काम आएगा क्या? नहीं, M omega. क्योंकि भाई किसका v लोगे? सबका v तो अलग होता है ना, और किसका r लोगे? सबका r अलग होता है. तो कौन सा करेंगे यहाँ पर? Omega. ओमेगा. ओमेगा के अकॉर्डिंग. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एफ सी चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r. अब बताओ ये r किसका लेंगे फिर? ये r किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास. यस, सेंटर ऑफ मास. मास का, सेंटर ऑफ मास का लेंगे. सिमिलरली AT चाहिए, FT टेंजेंशियल फोर्स, सो उसका हो जाएगा m इंटू AT. ठीक है, AT का हमने बताया था R अल्फा से निकाल सकते हैं, R इंटू अल्फा. बस याद रखना है कि R कौन सा यूज करेंगे अब? सेंटर ऑफ मास वाला. ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको सॉल्विंग के समय जरूरत पड़ेंगी कि सर्कुलर मोशन का जो भी नॉलेज है वो हमें यूज करना है. ठीक है, बाकी चीजें हम अलग अलग मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें कि सिस्टम का कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी और कैसे कैसे निकाल सकते हैं उनको. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 मोमेंटम की. मोमेंटम, ठीक है, सो मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट और टोटल मोमेंटम. लेट्स से टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. अच्छा, अगर हमें टोटल मोमेंटम लिखना पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि सबका भी क्या है? आने वाला है, अलग अलग आने वाला है ना, सबका भी एकदम अलग आने वाला है. तो फिर टोटल मोमेंटम लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. लेकिन अगर हम फॉर्मूला अच्छे से देखें, लेट्स से मुझे सिस्टम का क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए. तो ये तो कंफर्म हो गया, क्या करना पड़ेगा? m1v1 प्लस m2v2 प्लस लाइकवाइज ये सारे पार्टिकल्स का तो करना ही पड़ेगा. ओके, अच्छा, अब सोचने वाली बात है, अच्छी बात यह है कि ये निकालना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन कोई एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो इससे रिलेटेड रहता है? m1v1 m2v2 ऐसा किसका फॉर्मूला रहता है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद यार, Center of mass. सेंटर ऑफ मास. v सेंटर ऑफ मास क्या होता है? M1v1. M1v1 M2v2 m1v1 प्लस M2v2. m2v2 M2v2 M1 plus total mass. अपॉन 2 plus M3.
M1 plus M2 प्लस M3। तो इसका मतलब ये M1 V1 ये M2 V2 इन सबको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस लाइकवाइज इनटू V सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मोमेंटम पूछ ले आप तो टेंशन नहीं लेने लग जाना कि यार हर पार्टिकल का निकालना पड़ेगा क्या। अब नहीं, मोमेंटम किससे काम बन जाएगा? सिर्फ सेंटर ऑफ मास से। तो ये बेसिकली क्या m टोटल है ना? Yes, sir. सो p सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें, सॉरी p सिस्टम अगर हमें देखना है तो ये बन जाएगा क्या? m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मोमेंटम लिखना रहेगा तो आप समझ जाएं कैसे निकालेंगे। p सिस्टम इंटू v सेंटर ऑफ मास से काम बनेगा हमारा। किसी को कोई डाउट इसमें मोमेंटम निकालने में? ओके, सो सिस्टम का मोमेंटम मतलब एक एक पार्टिकल का निकालने की जरूरत नहीं, सेंटर ऑफ मास का निकाल दो। वेयर v सेंटर ऑफ मास कैसे आ जाएगा? r सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर हमें v चाहिए तो हम उसे r ओमेगा कर सकते हैं। बस r किसका यूज करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास तक का जो है ओमेगा आ जाएगा। डन। अच्छा, फिर पूछता है सेकंड, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस बताना है तो क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर हमें चाहिए तो ये याद रखना है कि F एक्सटर्नल होता है, वो होता है M इंटू ए सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे हमने इसको लिखा हुआ है P को, मोमेंटम को V सेंटर ऑफ मास से लिख सकते हैं, वैसे एक्सटर्नल फोर्स मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब ये तो जानते ही हैं आप, रोटेशन में एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, AC और AT। AT। हाँ, AC ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस AT ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों ही हमें देखना पड़ेगा किसका? सेंटर ऑफ मास का। ठीक, तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि निकाल कैसे सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्मेट है। तो अगर ए सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली पूछा है तो वो निकाल सकते हैं रूट ऑफ AC स्क्वायर, बट ये याद रखना AC ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस AT ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर आपको फोर्स वगैरह निकालना है तो आपको किस पे टारगेट करना है? फोर्स, मोमेंटम कुछ भी निकालना है आपको सीधा सेंटर ऑफ मास पे टारगेट करना है। डन। बाकी चीज एकदम सिंपल है। AC कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का? हमें पता है AC क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R। R किसका यूज करेंगे? सेंटर ऑफ मास का। और AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का? R सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अगर अल्फा नहीं दिए तो फिर AT की बात ही नहीं आएगी। डन। अच्छा, ये जो ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शन है, ये याद है? डायरेक्शन कैसे लिखा करते हैं ओमेगा और अल्फा के? किसे याद है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा? यस सर। सर्कुलर में पढ़ाया था, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा किधर होगा? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। वेरी गुड यार। और अगर v बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ये ओमेगा बढ़ रहा है, तो अल्फा किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। भाई ढंग से नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? अच्छे से देखना, नेक्स्ट रिवीजन में मैं सर्कुलर ही रखता हूँ। नेक्स्ट रिवीजन में सर्कुलर मोशन रखता हूँ, एकदम स्पीड अप हो जाए, बूस्ट हो जाए तुम लोग को। ये भी अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का काम होता है ओमेगा को बढ़ाना। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है मतलब एंगुलर डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन है, लेकिन अगर ओमेगा कम हो रहा है
तो एंगुलर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। Out of the. ठीक है, तो एक बार सर्कुलर मोशन जरूर रिकॉल कर ले, अगर रोटेशन आपको अच्छा कमांड चाहिए तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को भी करके रखेंगे। ठीक है, चले थर्ड काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखो यार, मतलब अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हैं यार काइनेटिक एनर्जी में, मतलब फिक्स्ड की अलग होती है, मूविंग की अलग होती है। हम इस अभी यहाँ पर किसके डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर मूविंग होगा तो सपोज ये मान लेते हैं इसके फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आ रहा है कुछ एक्स काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये सिस्टम आगे भी तो जा रहा है ना v स्पीड से, तो x के साथ प्लस और क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी सेल्फ एनर्जी तो रहेगी एक्स रोटेशन की, प्लस मूविंग के वजह से हाफ एम वी स्क्वायर और आ जाएगी। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, मूविंग एक्सिस में देखेंगे। अभी के लिए हम देख लेते हैं फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखना है, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर प्लस लाइकवाइज। अभी प्रॉब्लम ये है कि यार v सेम नहीं होता है, तो v के टर्म्स में तो आंसर नहीं कर सकते, v को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, r ओमेगा में। v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v बन जाएगा क्या, r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर लाइकवाइज। तो इसका मतलब ये कि ओमेगा तो सब में दिखेगा ना, तो इसका मतलब 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन मिल जाएगा। अंदर देखें क्या दिखेगा आपको, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस लाइकवाइज अगर सारे पार्टिकल को कर लेंगे तो बेटा ये क्या बन गया, Moment of inertia. इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मोमेंट इनर्शिया ऑफ बन गया सबका। ठीक है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये चीज यहाँ पर क्या बन गई है, आई, इस सिस्टम का आई बन गया है। तो इसका मतलब इस में रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था m की जगह क्या आ जाता है आई, और v की जगह क्या आएगा ओमेगा। तो जो हाफ एम वी स्क्वायर हुआ करता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी सबको समझ आ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी याद रखना है यार, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काफी पूछा जाता है। आगे मूविंग एक्सिस में देखेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, हाफ एम वी स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आगे हम बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं, टॉर्क को कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेट टॉर्क, टॉर्क निकालते कैसे हैं ये तो हम जान गए हैं, लेकिन टॉर्क को रिलेट कैसे करना है वो चीज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या, सर्कुलर मोशन में ये एक्सिस है सेंटर, इस पे कितने फोर्स लग रहा है, दो फोर्स। इधर क्या लग रहा होगा, एफ ए सी एफ सी, और इधर एफ टी। ठीक है, अच्छा अभी ये कंफर्म हो गया कि टॉर्क कितने लोग लगा रहे होंगे, दो, एफ सी एंड एफ टी। अभी बताओ काम की बात, टॉर्क ऑफ एफ सी क्या होने वाला है, 0, जीरो। तो मैं इस तरीके से लिखता हूं कि नेट फोर्स में दो फोर्स है हमारे पास, नेट फोर्स में हमारे पास दो फोर्स है, बट टॉर्क ड्यू टू एफ सी क्या आने वाला है, 0। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से ही पास हो जाएगा। ओके, और टॉर्क ड्यू टू एफ टी क्या आएगा, फोर्स इनटू R square. R, आर स्क्वायर। क्यों भाई,
R. 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 ठीक है, ये रहेगा। तो इस तरीके से टॉर्क हमें निकलेगा। तो अगर हमें नेट टॉर्क चाहिए तो नेट टॉर्क मतलब क्या करना होगा? नेट टॉर्क मतलब सारे फोर्सेस के टॉर्क ऐड करने होंगे। क्लियर? नेट टॉर्क मतलब सारे फोर्सेस के टॉर्क ऐड करने होंगे। अब टॉर्क ड्यू टू दिस सी सेंट्रीपिटल फोर्स वो तो 0 हो गया था। क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं बाकी वाले का टॉर्क। तो बाकी लोग का टॉर्क बात कर लेते हैं। तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा? अच्छा, टॉर्क 1 अगर हम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू आर, टेंजेंशियल फोर्स ऑन 1। अच्छा, पहले ऐसे ही कर लेते हैं, रुके, पहले एक टाउ सॉल्व कर लेते हैं। लेट से टाउ 1 सॉल्व करना है। तो टाउ 1 मैं 2 पार्ट में लिख देता हूँ। टाउ ड्यू टू एफ सी वो क्या आएगा? 0। टाउ ड्यू टू एफ टी वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एफ टी इंटू आर 1। ठीक है, एफ टी 1 इंटू आर 1। अच्छा, फोर्स कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल फोर्स याद है ना? मास इंटू एक्सेलरेशन। अल्फा। सॉरी, नॉट अल्फा, एटी यूज करते हैं ना, एटी, अल्फा यूज नहीं करते, एटी यूज करते हैं। सो एम इंटू क्या हो जाएगा? एटी। अब एटी को लिख सकते हैं क्या? आर अल्फा। क्लियर? सो ये हो जाएगा आर 1 अल्फा। तो इसका मतलब क्या दिख जाने वाला है उसके टॉर्क में? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर इंटू अल्फा। अभी ये इनर्शिया नहीं है, ये सिर्फ उस पार्टिकल का इनर्शिया है। ये क्या है? I1 का इनर्शिया है। तो बेसिकली ये हो जाएगा I1 इंटू अल्फा। तो अगर मैं टॉर्क नेट की बात करूं, टॉर्क नेट, तो वो हो जाएगा, सबका टॉर्क ऐड करेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस लाइकवाइज। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? ये हो जाएगा I1 अल्फा प्लस I2 अल्फा प्लस I3 अल्फा प्लस, तो ये सारे आई मिलके क्या बना लेंगे? आई सिस्टम। ठीक है, और अल्फा हमारा बाहर रहेगा। सो यहाँ से मैं बता रहा था कि टॉर्क नेट जो आता है वो होता है, टॉर्क नेट जो आएगा वो आएगा क्या? आई इंटू अल्फा। ये आई किसके अबाउट सॉल्व हो रहा है? अभी ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये आई किसके अबाउट सॉल्व हो रहा है? सेंटर। सेंटर जरूरी थोड़े ना है यार, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, किसी भी पॉइंट के अबाउट घुमा सकते हैं ना। क्या तो इस फिगर में मैंने लेफ्ट तरफ घुमाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। इससे बोल रहे हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये याद रखना है कि ये जो आय है यहाँ पर, ये किसके अबाउट आया है? वेयर, यस, वेयर आई इज आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम चीज यहाँ पर भी है, ये याद रखना है। ये किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मत लगा देना, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उसी के अबाउट होगा ना। तो ये बेसिकली है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहां से क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करना शुरू करेंगे? अल्फा। क्यों? हमने टाउ निकालना सीख लिया है, हमने आई निकालना सीख लिया है, तो अब हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर? यार बात समझ आ गई सबको? हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्या है, एक चार्ट बना देता हूँ कि कैसे लीनियर मोशन और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कैसे रिलेट होते हैं, वो मैं कंपैरिजन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं यार कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन एंड फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ओके, देखें क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब बस सारी चीज़ ऐसे लिखा रहा हूँ, जैसे वहां पर था, वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? थीटा। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स के पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी थी, वहां पे वेलोसिटी क्या लिखते थे? v। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ एंगुलर की। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। तो रोटेशन में हम ज्यादातर किसकी बात करेंगे? ओमेगा की। वहां पे एक्सेलरेशन था ए, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन की, मतलब किसकी? अल्फा की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये याद है काइनेमेटिक्स, इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे। तो यहां पर भी सेम चीज होगी क्या? अगर क्या चीज कांस्टेंट हो जाए? अल्फा। अल्फा। कांस्टेंट हो जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को याद है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू क्या था? u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो रोटेशन में क्या आ जाता है? रोटेशन मतलब सर्कुलर ही है, सर्कुलर में सब लिखा है यार। ये क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा टी। ठीक है, ये सब यार एक बार सर्कुलर में जाके सीख लेना है, वरना फिर सॉल्विंग में आप लोग को दिक्कत आएगी। थीटा थीटा इज इक्वल टू टू हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये सॉल्व करने में बेटा दिक्कत आएगी अभी यूनिट्स की, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने सर्कुलर मोशन में काफी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट का टॉपिक भी मैं इसीलिए सर्कुलर मोशन रख रहा हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा हैबिट में आ जाए। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो इस तरीके से ये चीजें भी रह सकती हैं। अच्छा, अब काम की और बात है, अगर वेरिएबल है तो, अगर वेरिएबल है तो क्या करते थे फिर? 3 फॉर्मूले याद है ना अगर वेरिएबल है तो? इफ ए वेरिएबल है उसके कंपैरिजन में, मतलब अल्फा अगर वेरिएबल है। और याद रखना ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। कहाँ पे? सर्कुलर मोशन में। अगर वेरिएबल है तो फिर अलग अलग सॉल्व करते हैं। कैसे? v निकालना है तो v कैसे निकालते हैं? dx बाई dt से। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो दो फॉर्मूले होते हैं। क्या? एक होता है dv बाई dt, ये t के टर्म्स में, और x के टर्म्स में होता है v डीवी बाई डीएक्स। dv बाई dx। तो भाई यहाँ पर भी वही चलेगा यार। क्या? ओमेगा क्या हो जाएगा? d थीटा बाई dt। अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। और इन सब पे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इन पे। ओके, अभी और बात करते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स रहता है, फोर्स F, तो F इज इक्वल टू ma आता है। यहाँ पे फोर्स की जगह कौन काम आएगा? टॉर्क। ठीक है, टाउ। तो वहां पर मास रहता है m, यहाँ पर मास की जगह पर क्या यूज हो रहा है? इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशन में क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम के जगह आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इवन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या था वहां पर? mv। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा?
एंगुलर मोमेंटम का, m की जगह क्या आएगा, M total. और v की जगह I. ओमेगा। ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई ओमेगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा, भी टेंशन नहीं लेना, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या आंसर रहने वाला है। तो ये रिलेशन कंपैरिजन समझ में आ रहा है सबको, कंपैरिजन में किसी को कोई डाउट? ओके नो अभी, सर। हाँ चलो, तो अभी हम एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो चीजें एग्जांपल में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें करना है। तो सपोज एक रॉड है ये एक रॉड है, इनिशियली m, l की है और ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो ये रॉड की अभी सिचुएशन क्या है, ये इनिशियल है। तो ये है रॉड m, l की। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे पता चल रहा है फिक्स्ड एक्सिस है, हिंज से। इस हिंज के अबाउट ही ये रोटेट हो सकती है, मतलब क्या है, फिक्स्ड एक्सिस है। तो क्वेश्चन है इनिशियली द रॉड इज at rest and horizontal. ओके तो अभी रॉड क्या है, इनिशियली रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल है, देन इट इज लेफ्ट टू रोटेट अबाउट द हिंज। चले, तो ये हिंज के अबाउट अब ये रोटेट होने वाला है। तो अब आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो हमसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अलग अलग क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, इट्स इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ मतलब क्या पूछा है, क्या पूछा Omega है, naught. अरे अल्फा, Alpha. Alpha. अल्फा पूछा है आपसे। तो याद है अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, क्या क्या करना है अल्फा निकालने के लिए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, क्या क्या ढूंढना है, टाउ ढूंढना है और आई ढूंढना है, बाकी काम बन जाएगा। समझ आया? तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रॉड है अभी इस तरीके की है, ऐसे। तो अभी बताओ इस इंस्टेंट पे जब वो जस्ट गिरने वाली है, वो रॉड टॉर्क निकालना है, तो कौन सा फोर्स अभी एक्ट कर रहा होगा इस पे, mg। जी यहाँ पर याद रखना mg हमेशा बीच में, तो ये हुआ mg। और कौन से दो फोर्स काम कर रहे होंगे, हिंज के हिंज हिंज के पे, नॉर्मल। हिंज के नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आर वाई और आर एक्स। अच्छी बात यह कि हमें किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इसी पॉइंट के अबाउट हिंज निकालना है के। ना, हिंज के अबाउट हमें चाहिए उसका अल्फा। तो हिंज के अबाउट अगर हमें अल्फा चाहिए तो हमें टॉर्क भी हिंज के अबाउट ही लिखना है। तो टॉर्क अबाउट हिंज, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। तो बताओ भाई टॉर्क कितना आएगा, mgl/2। भाई सबको समझ आया, फोर्स mg l/2। यस डिस्टेंस, सर। ये L/2। तो ये थोड़ा सा क्लियर रहनी चाहिए चीजें। हमने टॉर्क निकालना बहुत सीखा हुआ है लेक्चर 2 में, जिनको याद नहीं आ रहा है वो एक बार देख लेंगे लेक्चर 2। अच्छा आई, रोटेशनल एक्सेस कहाँ से जा रही है, एज से, तो उसके अबाउट आई कितना होगा, ml ml square by square by ml 3। square by 3। ml²/3 इंटू अल्फा। आ गया भाई आंसर, बस यही एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द अल्फा। अच्छा एक चीज और, मैं कोई भी वैल्यू नहीं रखूंगा, आप शीट में से सॉल्व कर लेंगे।
शीट में से आपको वैल्यू दिए रहेगा कि 500 ग्राम की रॉड है, 40 सेंटीमीटर की है, तो आप सब लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। मैं वैल्यूज के बिना ही सॉल्व करूंगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा देख लेते हैं। एम तो कैंसिल आउट हो गया और एक एल कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 3G/2L। G/2L। ओके, ये आ गया अल्फा। किसी को कोई डाउट अल्फा निकालने में? ओके, नंबर 2, फाइंड नेट एक्सटर्नल फोर्स when released, when it is just released। मतलब जैसे ही से हमने छोड़ा, जैसे ही हमने इसे ड्रॉप कर किया, तो कितने फोर्सेस लग रहे थे वो हमें निकालने पड़ेंगे। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सारे टाइप का समझा रहा हूं, तो बुक में जब आप देखेंगे तो ऐसे ही टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चले, अभी हमें क्या निकालना है कि यार रॉड पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि रॉड पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो क्या नेट फोर्स mg है? नो। तो पहली बात ये आप दिमाग से हटा दें कि रोटेशन में आप ऐसे अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे आपने देखा और सीधे बोल दिया कि सर रॉड पे नेट फोर्स क्या है, mg है। नहीं भाई, रॉन्ग है। क्यों? हमें नेट फोर्स हमेशा कैसे निकालने हैं? दो फोर्सेस के फॉर्मेट में। ये समझ आया? रोटेशन में ऐसे देखते ही मत बोल देना अरे सर इसमें mg लग रहा है, नीचे mg हो जाएगा। क्लियर? क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स मतलब समझाया, नेट F फोर्स upon मास F। इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। of ये mass। करेक्ट होगा। तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना स्टार्ट करना है? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन। और मुझे पता है सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन सा? AC ऑफ सेंटर AC ऑफ और मास AT। एंड AT ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाद में दोनों का रूट ऑफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये यार याद रखना हमेशा, सीधा आंख बंद करके mg मत कर देना। रोटेशन में ये भूल जाओ कि नेट फोर्स mg होता है, नहीं, बाकी एलिमेंट भी कंसिडर्ड होते हैं। चले वापस आते हैं। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास क्लियर है, ये पॉइंट हो गया क्या, सेंटर ऑफ मास। अब देखो इसे क्या क्या फील होगा। पहले मुझे चाहिए AC, तो AC किस तरफ होगा? इस डायरेक्शन में। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R अल्फा। डन भाई, क्लियर है यहाँ पर? Yes sir। हाँ, और AT कितना हो जाएगा? सॉरी माय मिस्टेक, AC R अल्फा कहाँ होता है यार? AC क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर R। R सेंटर ऑफ मास, ये होगा AT। AT कितना होगा? AT होता है अपना RL। R अल्फा, आर R सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो इसका मतलब ये बताओ इनिशियली कोई ओमेगा दिया था क्या हमने? नो सर। इनिशियली कोई ओमेगा नहीं था। इनिशियली ओमेगा क्या है? 0। तो इसका मतलब AC क्या हो गया? 0। 0। तो AC की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी? AT की। तो AT को देख लेते हैं यार। AT का क्या था? R सेंटर ऑफ मास। तो R सेंटर ऑफ मास कितना है? L/2 इंटू अल्फा। कितना निकाला है अभी, याद है किसी को? अभी तो निकाला था क्या? G/2L। अब क्वेश्चन समझना, अब क्वेश्चन समझना क्या, कि ये मत सोचना कि एग्जाम में आपको पहले ये पूछेगा और फिर नेट फोर्स पूछेगा। नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप पहले अल्फा निकालो फिर नेट फोर्स निकालो। आपको क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स पूछेगा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको अल्फा निकालना ही है। समझ आया क्या?
अगर नेट फोर्स पूछा है तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या चीजें निकालनी है, ओमेगा एंड अल्फा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर नेट फोर्स ओमेगा एंड अल्फा आर रिक्वायर्ड। कभी भी ओमेगा और अल्फा, अल्फा कहाँ से निकालते हैं, फोर्स से, और ओमेगा कहाँ से निकालते हैं, एनर्जी इक्वेशन से। तो ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, अल्फा फ्रॉम फोर्स एंड टॉर्क, और ओमेगा कैसे निकालते हैं, एनर्जी बैलेंस। चले, तो हमें 80 आ गया। तो यार ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो यार AC तो 0 हो गया ना, तो 80 क्या होगा, डायरेक्टली रूट से बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3G/4। क्लियर, दिखा। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा हमारा एफ नेट का, एफ नेट ये हो जाएगा m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। और देख लो भाई क्या आया है, ए सेंटर ऑफ मास 3G/4। तो बेसिकली इंस्टेंटली उसे mg फोर्स नहीं फील होने वाला है, कितना फील होने वाला है, mg/4, mg/4, 3mg/4। तो ये जो 25% कम फील हो रहा है वो कहाँ चला गया, ये तो हमें दिख रहा था कि यार mg तो लगने वाला था। सोचो इधर ये रॉड में ऐसे छोड़ देता, ये रॉड थी, इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कितना फोर्स लग रहा था नेट, mg। बट अभी ये सेटअप बदल गया, ऐसा है। तो अभी नेट फोर्स mg नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इसे कितना लग रहा है, 3mg/4। तो इसका मतलब हमें पता है कि लगना तो चाहिए था mg, तो mg/4 का मिसिंग है, किसने अपोज किया होगा, नॉर्मल ने। नॉर्मल हिंज। यस एग्जैक्टली। नॉर्मल इससे हिंज। पता चल रहा है कि हिंज रिएक्शन mg नहीं है, हिंज रिएक्शन सिर्फ कितना है, mg/4। mg/4। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले ये लिख लेते हैं, जब इंपॉर्टेंट है तो इसको भी कर लेते हैं। अभी ये समझ आया, नेट फोर्स कितना है, 3mg/4। अच्छा किस डायरेक्शन में नेट फोर्स, ये तो मैं पूछना ही भूल गया, डायरेक्शन किधर है, अरे AC इस तरफ है, AT इस तरफ है, तो A की डायरेक्शन किस तरफ होगी, 80 की तरफ। हाँ मतलब AC और AT दोनों रहेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ नेट होती है वो ऐसे होती है, A नेट। लेकिन अभी लकीली AC क्या हो गया है, 0। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, 80 की तरफ। AT की तरफ, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी आपको पता चलेगा कि मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ डायरेक्शन को लेके, आपको डायरेक्शन केयरफुल यूज करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या देने वाला हूँ, पहले ये कर लेते हैं रिएक्शन कितना होगा। सो थर्ड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है रोटेशन में जो पॉसिबल है, वो मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द हिंज फोर्स, find the hinge forces when just released। ओके तो हिंज फोर्सेस हमें बताने हैं, तो हिंज फोर्सेस बना लेते हैं यार। ये रॉड है और हिंज फोर्सेस लग रहा है, लेट्स से ये लग रहा है RX और ये लग रहा है RY, साथ में एक फोर्स क्या लग रहा है, mg। ठीक, बट जो नेट फोर्स है वो हमें पता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे इनसर्किल करूं इस रॉड को, तो हमें पता है कि जो F नेट है वो किधर है, डाउनवर्ड है,
और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एफ नेट डाउनवर्ड नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाती। अगर एफ नेट अपवर्ड आ रहा होता तो इसका मतलब कौन ज्यादा होता? आर बाय आर बाय। तो याद रखना है कि एफ नेट डाउनवर्ड है, इसका मतलब है एम जी इज ग्रेटर देन आर बाय। ये समझ आया एफ नेट डाउनवर्ड का मतलब है? तो एफ नेट फोर्स अगर हम देखें तो डाउनवर्ड का मतलब है एम जी माइनस आर बाय। तो ये एफ नेट कितना है? 3mg/4 इज इक्वल टू एम जी माइनस आर बाय। तो यहाँ से आर बाय आ जाएगा कितना? mg/4। क्लियर? तो ये समझ आया कि रिएक्शन फोर्स mg नहीं होता यहाँ पर, रोटेशन के केस में ऐसा mg नहीं रहेगा रिएक्शन फोर्स। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो उसे कोई बैलेंस भी नहीं करेगा। आंसर क्या रहेगा? 0। ओके ओके। अच्छा, इसका मतलब ये है, फोर्थ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, रुको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ द रॉड। रॉड के टिप का एक्सेलरेशन कितना होगा? मतलब आप समझ गए कि क्या? रॉड के टिप का एक्सेलरेशन क्या mg रहेगा क्या? नो सर। ओके, तो क्या लगता है कैसे निकालेंगे इस टिप का एक्सेलरेशन? रॉड में हमें पता है ना, अगर लीनियर कंपोनेंट निकालना है तो किससे निकालते हैं हमेशा? एंगुलर कंपोनेंट से। सो एक्सेलरेशन ऑफ टिप पॉइंट क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू आर आर एट टिप पॉइंट इंटू अल्फा। टिप पॉइंट मतलब कितनी डिस्टेंस? एल। एल अल्फा कितना आया था? 3g/2। 3g/2l। तो इसका मतलब टिप पॉइंट को पता है कितना एल फील होने वाला है? 1.5 जी। 3g/2 मतलब 1.5 g से वो नीचे गिरेगा। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली कितना उनको फील होने वाला है एक्सेलरेशन। तो सारे पॉइंट्स को अलग अलग फील होने वाला है। टिप को कितना फील होगा? 1.5 एक्सेलरेशन। और सेंटर ऑफ मास को कितना फील होगा? एफ नेट मतलब क्या होता है? m इंटू सेंटर ऑफ मास ना। 3/4 जी। हाँ, सो 3g/4 ये हो गया किसको? सेंटर ऑफ मास को हमने निकाल लिया है। अच्छा, तो अगर मैं ये पूछूं कि फिर सेंटर ऑफ मास को फील हो रहा है 0.75 g और टिप को फील हो रहा है 1.5 g, तो बीच में कोई पॉइंट होगा ना जिसे एग्जैक्ट g फील हो रहा होगा। ओके, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद एक्सेलरेशन g, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद एक्सेलरेशन एज g। 2/3l। ओके, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए? हमें अभी कंफर्म हो गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? g जितना है। तो ये हमें l निकालना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली आ गया। क्या एक्सेलरेशन हमें चाहिए? g जितना। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? r इंटू अल्फा। वो चाहिए g, और अल्फा कितना है? 3g/2l। तो इसका मतलब यहाँ से हम आराम से बता सकते हैं कि r कितना होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा? 2l/3। यार समझ आए ये सारे कंपोनेंट्स जो हम सॉल्विंग कर रहे हैं? अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या है इसमें? यार बताएं, यहाँ तक कोई डाउट? जितनी सारी चीजें, यार ये रिवाइज तो करना पड़ेगा एक बार। आप ये सोचे कि एक बार में आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे इस चीज को लेके, नहीं, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। सारे एलिमेंट्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा।
तो हमने अल्फा के बारे में सारा कुछ कर लिया है। लास्ट पार्ट हमारा बच रहा है लेट्स से ओमेगा के बारे में, v। सो फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड when it makes 37 degree with vertical, when it makes 37 degree with vertical। इसका मतलब समझ गए कहाँ पे पूछा है आपसे, रॉड को इस तरीके से रिलीज किया है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसकी स्पीड कब, जब इसका वर्टिकल से एंगल कितना बच रहा है 37 डिग्री। समझ गए ओमेगा निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओमेगा निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, एनर्जी वैल्यू। एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल टू काइनेटिक। Potential to kinetic. पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो बस सिंपल है, क्या लॉस ऑफ पोटेंशियल हुआ है, वो कहाँ चला गया है, गेन इन काइनेटिक। Gain in kinetic. इन काइनेटिक एनर्जी। चले तो यार पहले लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, गलती मत कर देना, हाफ mv² मत लिख देना। कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ I आई ओमेगा I स्क्वायर। आई omega ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल याद है ना, कैसे चेक करते हैं, ये देखेंगे क्या कितनी हाइट नीचे आ गया, center of mass. सेंटर ऑफ मास देखेंगे। ओके वेरी गुड। तो ये ध्यान देना है कि ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, तो पहले था यहाँ और अब आ गया यहाँ, बट हमें इससे मतलब नहीं है कि कहाँ चला गया, हमें इस लाइन से मतलब है कि ये कितना नीचे आ गया है। तो बताओ यार ये हाइट कैसे आ जाएगी, समझ गए ना, ये हाइट कौन सा थीटा होगी ये, cos theta. cos थीटा। ना, समझ आया सबको, क्योंकि वर्टिकल से एंगल दिया है। चाहिए तो ये थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल है 37 डिग्री, ये समझ आया। तो ये क्या हो जाएगी L by वैल्यू, 2 cos theta. L/2 इंटू कॉस थीटा। ये सबको समझ आ गया ना कि L/2 यूज करेंगे, तो ये हो गई L/2, यस। तो L/2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगी हमारी h, तो h की वैल्यू आ गई कितनी, L/2 कॉस 2L by 5. 37 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा mg इंटू L/2 कॉस 37 डिग्री। यार बस अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी सॉल्विंग कर देते हैं। चले आई की वैल्यू लिख देते हैं, mg इंटू L/2 कॉस 37 कितना हो जाएगा, 4/, 4 by 4/5। हाफ। आई कितना होगा रॉड का, h के अबाउट स्क्वायर बाय ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो मुझे लगता है यार अभी समझ में आ जाना चाहिए आपको, काफ़ी कुछ हो गया। एक m कैंसिल आउट होगा, एक l कैंसिल आउट होगा, और तो कुछ नहीं होगा, half 2 कैंसिल हो रहा है बस, half. हाँ हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका, ओमेगा स्क्वायर आ गया 4g इंटू 3 भी है अपॉन 5l। ठीक है, सो फाइनली हमारा ओमेगा आ गया, कितना आएगा, √12/5 g/l। कोई डाउट किसी को ओमेगा निकालने में, नहीं सर। पक्का समझ आ गया यार सबको ओमेगा, यस सर। यस ओके गुड गुड। चले बहुत ही अच्छा है, ओमेगा सबको आ गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी थी, मतलब मैंने स्टेप वाइज सॉल्व कराया था कि अगर मुझे एफ नेट चाहिए तो अल्फा भी निकालना पड़ता है, ओमेगा भी, बट एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि अल्फा भी निकाल के रखो ओमेगा भी निकाल के रखो। ठीक है, तो मैं अब आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, सेम पार्ट पूरा, क्या सीधे आपको निकालना है, फाइंड
रिएक्शन फोर्स on hinge when the rod is vertical. The rod becomes vertical. यार समझ आया क्या निकालना है? हिंज रिएक्शन निकालनी है जब रॉड क्या हो गई है? वर्टिकल। मतलब इनिशियली रॉड क्या थी? इनिशियली रॉड थी इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल थी। अभी रॉड क्या हो गई है? पूरी वर्टिकल। अच्छा, किसी को याद आ रहा है हिंज रिएक्शन के लिए हमने कितनी मेहनत की थी? क्या क्या निकालना पड़ा था हिंज रिएक्शन के लिए? यार ये सिचुएशन है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप जो है ये समझें कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको सारे स्टेप दे देगा, आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे इधर। चले तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ये है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, और अभी आ गया है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये आपको पता है। कितनी कर ली कवर? L/2 cos theta. कॉस थीटा कहाँ आ गया अब? यहाँ बस L/2 L/2. डायरेक्टली दिख रहा है ना। h कितना हो गया? L/2। अब आराम से समझें, हमें क्या फाइंड करना है? हिंज रिएक्शन। ठीक, टू फाइंड ये सबसे मैक्स क्वेश्चन है, ठीक है। टू फाइंड आर वाई फाइंड करने के लिए वी नीड, हमें क्या चाहिए? एफ नेट चाहिए ना, तब तो एफ बी डी बना पाएंगे। वी नीड एफ नेट। पहले हमें क्या चाहिए? एफ नेट। अच्छा, एफ नेट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? A center of mass. टू फाइंड एफ नेट। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। याद रखना है कि क्या क्या करना है। तो टू फाइंड एफ नेट वी नीड ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब टू फाइंड ए सेंटर ऑफ मास अल्फा वी नीड क्या? ए सेंटर ऑफ मास में एटी होगा और एसी होगा। AC एटी के लिए AC. क्या होता है? अल्फा। R alpha. एंड Alpha. एसी के लिए क्या चाहिए? ओमेगा Omega. आपको सब कुछ सॉल्व करना है अगर मैंने आपसे आर वाई पूछ लिया है, समझा? तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले अल्फा, फिर ओमेगा, फिर ए सेंटर ऑफ मास, फिर एफ नेट, फिर आर वाई। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे अल्फा ही पूछे, ओमेगा ही पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करने के लिए क्या चाहिए। डन? तैयार? शुरू करें फिर फाइंड करना अल्फा। क्लियर? Yes. चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टू फाइंड अल्फा। बताओ अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? क्या तरीका है भाई? टॉर्क इज इक्वल टू, I I alpha. तो बताओ भाई इस केस में टॉर्क कहाँ लग रहा है? फोर्सेस बना लें। बताए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? यहाँ पर mg, यहाँ पर RY. ry, यहाँ पर rx। क्या भाई किसी का टॉर्क आएगा क्या यहाँ पर? No, sir. सब लोग इसी से पास हो रहे हैं, सब लोग इस एक्सिस से ही पास हो रहे हैं, तो सीधे पता चल गया टॉर्क नेट क्या है? 0. सो अल्फा क्या आ गया? 0. यस। सो अल्फा हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हुई। अल्फा का आंसर क्या आ गया? 0। डन। अब दूसरा क्या फाइंड करेंगे? ओमेगा Omega. ओमेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं ओमेगा। टू फाइंड ओमेगा, टू फाइंड ओमेगा क्या करना होता है ओमेगा के लिए? Energy balance. एनर्जी बैलेंस एनर्जी बैलेंस। mgh कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में। और इस क्वेश्चन के लिए h कितना है? L/2 L/2. L/2 है।
और हाफ आई, आई पता है मैं ml² बाई 3 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यार ओमेगा यहाँ से आ गया ना, बाई टू कैंसिल आउट हो गया, सो कितना आ गया 3g बाई एल। कोई डाउट ओमेगा में? समझाया सबको ओमेगा? यस सर। अल्फा आ गया, ओमेगा आ गया। थर्ड क्या फाइंड करना है? A center of ए A सेंटर ऑफ center of mass. एफ नेट। टू फाइंड एफ नेट, हमें पता है एफ नेट होना चाहिए क्या, m इंटू ए सेंटर A ऑफ मास। center of ए सेंटर ऑफ मास हमें पता है रूट ऑफ 80 AC स्क्वायर प्लस 80 80। square. और यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ यार कि अगर मुझे चाहिए था AC, तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर R. सेंटर center ऑफ of मास Center का। of mass. अच्छा ये बहुत बड़ी गलती होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट पूरा एल यूज कर लेता है, यहाँ पर पूरा एल नहीं यूज करना भाई। सेंटर ऑफ मास के लिए सॉल्व हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्या ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब समझ गए कितना 3g बाई एल इंटू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया एल बाई L by 2. एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g बाई 2। ठीक है, 80 कितना है 0. 80 होगा आर सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, तो वो क्या होगा 0। 0 इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन हुई ही नहीं, AC तो 0 हो गया था, 80 0 हो गया था, और AC आ गया था क्या 3g बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 3g बाई 2। सो नेट फोर्स कितना है भाई 3mg बाई 2। मतलब देख रहे हो नीचे पहुंच के उसे ज्यादा फोर्स फील होने वाला है, दिख रहा है ना। अच्छा डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, Downward. अपवर्ड। डाउनवर्ड कैसे पता चल गया? नहीं, क्योंकि 80 0 है। डायरेक्शन कैसे है, 80 तो 0 है, तो डायरेक्शन क्या होगी AC की तरफ होगी। AC की AC तरफ की होगी। तरफ. So, A सेंटर ऑफ मास और लेट्स से डायरेक्शन ऑफ A सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग AC। ठीक है, तो यार अब बनाना पड़ जाएगा फिगर इसका, मतलब चले जल्दी से कर लेते हैं। सो ये हमने AC की तरफ फिगर बना लिया। ठीक है, सो ये रॉड है और रॉड आ गई इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 80 तो क्या है 0, लेकिन AC इस तरफ होता है ना ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन किस तरफ है upward अपवर्ड। अपवर्ड। ठीक, तो इसका मतलब यार नेट फोर्स अपवर्ड आ रहा है, तो समझ गए ना गड़बड़ क्या हुई है। इसका मतलब फोर्थ पार्ट एफ नेट इज अपवर्ड। रॉड ऐसे है, रॉड में क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक लग रहा होगा rx, एक लग रहा होगा ry, और नेट फोर्स में x था क्या, नेट फोर्स में x है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है क्या, कुछ नहीं। क्या है कि ये जो एफ नेट है वो अपवर्ड है, एफ नेट क्या है अपवर्ड है। यार अपवर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, कौन ज्यादा होगा RY. RY आर ry इज ग्रेटर देन mg, ये याद रखना है। तो ये अगर अपवर्ड है तो पहली बात rx क्या हो जाएगा 0, 0. और हमें पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ry माइनस mg। अगर आपने mg माइनस ry लिख दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ आया। तो ये कितना है 3mg बाई 2 इज इक्वल टू ry माइनस mg। ठीक है, तो पॉइंट समझ आया यहाँ पे कितना फोर्स हो जाएगा इसका मतलब,
5 mg/2. 5 mg/2। हाँ। मतलब देख रहे हो कितना, 2.5 mg। जो रिएक्शन फील होने वाली है उसको कितनी फील होगी, 2.5 mg जितना फील होगा। क्लियर? तो यार थॉट समझ में आया कि रोटेशन में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको सिर्फ सिंपलर वर्जन ही कुछ होगा। ऐसा है बहुत सारे क्वेश्चन अल्फा पर रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ओमेगा पर ही रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एफ नेट पर ही रहेंगे, कुछ रिएक्शन फोर्स पे रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा कितना सॉल्व करने की जरूरत होती है। डन? बताएं यार, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? यार बताएं, यहाँ तक ओके है सबको? हाँ सर। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जिसको एक्सप्लेन करने का पर्पस था कि आप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ जाए। तो मैं सारी चीज़ें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर से देखें हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। हमने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में डिस्कस किया कि अगर हमें टोटल मोमेंटम लिखना है तो हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से काम बन जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। उसके बाद अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को टारगेट करना पड़ेगा। ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को टारगेट करने का मतलब है दो चीजें, एसी और एटी। एसी निकालने का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, और एटी निकालने का फॉर्मूला है आर अल्फा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको माइंड में रखने चाहिए। फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, फिक्स्ड एक्सिस की। याद रखें फिक्स्ड एक्सिस, अगर मूविंग है तो एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर और आ जाएगा। बट अभी हम फिक्स्ड एक्सिस ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसे रखते हैं। फिर हमने टॉर्क की बात की, तो नेट टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा। और फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम रोटेशनल और लीनियर पैरामीटर को रिलेट कर सकते हैं। और फिर हमने ये रॉड का क्वेश्चन देखा। ये रॉड का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रोटेशन का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रोटेशन में क्या क्या पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे हमें अल्फा निकालना आना चाहिए। अल्फा कैसे निकालते हैं, टॉर्क से। उसके बाद हमें ओमेगा निकालना आना चाहिए। ओमेगा कैसे निकालते हैं, एनर्जी बैलेंस। और जब अल्फा और ओमेगा आ गए तो हम नेट एक्सेलरेशन देख सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन में हमेशा दो चीजें देखना, एसी और एटी। ठीक है, और नेट जो डायरेक्शन होगी वो एसी और एटी का ऐसे एंगल बना के जो हम रोटेशन में करते थे, सॉरी सर्कुलर में जो करते थे वो होगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स की फाइनल डायरेक्शन किस तरफ है। नेट फोर्स के बाद हमसे क्या पूछा जाता है, रिएक्शन फोर्स। तो ये थोड़ा सा हमें बेसिक याद रखना है कि रोटेशन मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है कि आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो सर कितना फोर्स लगेगा, सर mg लगेगा। बिल्कुल, आपने ऐसा रोक दिया तो रिएक्शन भी कितना लगेगा, mg। लेकिन कब लगेगा, जब ये स्टॉप है। क्या रॉड स्टॉप है क्या, नहीं, रॉड तो रोटेट होने वाली है ना, तो इसलिए पूरा फोर्स इसे फील होने ही नहीं वाला कि mg जितना हो जाए। फिर डिफरेंट पॉइंट के हमने एक्सेलरेशंस देखे कि डिफरेंट पॉइंट के एक्सेलरेशन कैसे हो सकते हैं। और फिर हमने ओमेगा निकालना देखा कि एनर्जी चेंज कैसे देखेंगे। तो एनर्जी चेंज हमेशा वर्टिकल हाइट से ही देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये वर्टिकल हाइट है हमारी, तो हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। 37 डिग्री पता है हमें बेस चाहिए, कॉस थीटा आएगा L/2 कॉस थीटा। फिर हमने एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपसे सिर्फ क्या पूछा, रिएक्शन पूछा। बट आपको माइंड में रखना है कि रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें एफ नेट चाहिए। एफ नेट के लिए हमें ए सेंटर ऑफ मास चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए अल्फा और ओमेगा। अल्फा निकालते हैं किससे, टॉर्क से, फोर्स बैलेंस से, और ओमेगा निकालते हैं एनर्जी बैलेंस से। ये दोनों अगर हमने निकाल लिए
तो एफ नेट की हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ये तो इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है रोटेशन का। बताएं किसी को कोई डाउट है यार? यहां तक में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके चले यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल इवनिंग में प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन है उसके लिए जिनको बुलाया है वो लोग सारे लोग आए, देखें उसमें सारी चीजें थोड़ा सा सर सिखाएंगे फिर से और क्वेश्चन सॉल्विंग करवाएंगे। ओके ओके सर। ओके देन, बाय बाय। सर या Bye, बाय sir. बाय sir. थैंक यू सर। बाय। Bye.